भजतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आज हम महाकवि बाणभट्ट द्वारा विरचित कादम्बरी कथा के अंतर्गत महाकवि बाणभट्ट का सामान्य परिचय एवं कादम्बरी एवं सुखनासो उपदेश पर दृष्टिपात करेंगे। सबसे पहले हम महाकवि बाणभट्ट के सामान्य परिचय को देखते हैं। महाकवि बाणभट्ट संस्कृत साहित्य के महान गद्यकार एवं सम्राट हर्षवर्धन के राजकवि थे। संस्कृत गद्य साहित्य में इनका स्थान अत्यंत उच्च है। इन्होंने अपनी अनुपम रचनाओं द्वारा गद्य को काव्यात्मक सौंदर्य प्रदान किया। इनकी भाषा अलंकारपूर्ण, भाव प्रधान तथा वर्णनात्मक है। इनकी प्रमुख कृतियां देखें तो पहली कृति इनकी हर्षचरित्र जो एक आख्यायिका है और दूसरी कादम्बरी जो एक कथा है। महाकवि बाणभट्ट को जो संस्कृत साहित्य में जो उपाधि दी जाती है वह है तुरंग बाण उपाधि। ये उपाधि इन्हें घोड़ों के अत्यंत सजीव एवं प्रभावशाली वर्णन के कारण प्राप्त हुई है। प्रतियोगी परीक्षा में भी इस विषय में प्रश्न पूछा जाता है तो तुरंग बाण उपाधि महाकवि बाणभट्ट को प्रदान की गई है। अब कादम्बरी कथा के सामान्य परिचय को देखते हैं। कादम्बरी संस्कृत साहित्य का एक उत्कृष्ट गद्य काव्य है। यह प्रेम, पुनर्जन्म, मित्रता, त्याग और आदर्श जीवन मूल्यों का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करता है। कादम्बरी के रचनाकार महाकवि बाणभट्ट काव्य विधा में यह संस्कृत साहित्य की जो गद्य काव्य विधा है, यानी जिसको कथा भी कहते हैं, इसके अंतर्गत इसको सम्मिलित किया जाता है। कादम्बरी का प्रधान रस श्रृंगार रस को माना गया है। इसके नायक चंद्रापीड़ है और नायिका कादम्बरी है। रीति इसकी पांचाली रीति का इसमें प्रयोग किया गया है और इसकी भाषा संस्कृत मानी गई है। कादम्बरी की विशेषताओं पर दृष्टिपात करते हैं तो सबसे पहली विशेषता है यह संस्कृत का अत्यंत लोकप्रिय गद्य काव्य है। कहा भी जाता है गद्यम कविनाम वीक्षन्ते, यानी गद्य को कवि की कसौटी माना जाता है। यानी जो कवि गद्य काव्य लिखने में पारंगत होता है वह कवि अत्यंत उच्चतम कोटि के शिखर को प्राप्त होता है। दूसरी विशेषता कादम्बरी की इसमें प्रेम एवं पुनर्जन्म की अनूठी कथा को सम्मिलित किया गया है। तीसरी, प्रकृति एवं मानव मन का मनोवैज्ञानिक चित्रण इस कथा में महाकवि बाणभट्ट के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। चौथी विशेषता, चरित्र चित्रण की उत्कृष्टता, यानी इस कथा में जितने भी नायक नायिका और इसमें जो भी पात्र है उसमें चरित्र चित्रण की उत्कृष्टता का बहुत ही महाकवि बाणभट्ट ने रोमांचकारी और उत्कृष्टतापूर्ण वर्णन किया है। साथ में ही भाषा के अंतर्गत कवि ने यहाँ पर अलंकारों एवं समासों का भी सुंदर सामंजस्यपूर्ण प्रयोग किया है। छठी विशेषता, भाव, कल्पना एवं भाषा की दृष्टि से यह अनुपम रचना मानी जाती है। कादम्बरी की संरचना पर दृष्टिपात करते हैं तो कादम्बरी दो भागों में विभाजित कथा है। पहला भाग है पूर्वार्ध, जिसमें इस भाग की रचना स्वयं महाकवि बाणभट्ट ने की है और इसी भाग में इनका प्रसिद्ध सुखनासो उपदेश का वर्णन मिलता है। दूसरा भाग है इसका उत्तरार्ध। बाणभट्ट की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र भूषण भट्ट, जिसको पुलिंग या पुलिंद भट्ट भी कहा जाता है, इस ग्रंथ को पूर्ण किया। कादम्बरी के कथासार को देखें तो मुख्य जो कथासार है उसमें कथा राजा शूद्रक के दरबार से प्रारंभ होती है। एक चांडाल कन्या एक तोते को राजा के समक्ष प्रस्तुत करती है
तोता अपने पूर्व जन्मों की कथा सुनाता है, जिसमें चंद्रापीड़, कादम्बरी, वैशंपायन तथा माँ श्वेता के प्रेम, विरह एवं पुनर्जन्म का अत्यंत रोचक वर्णन मिलता है। 3 जन्मों की कथा। इस कथा में 3 जन्मों की जो कथा है उसका बड़ा ही रोचक और आकर्षक वर्णन माँ कवि बाणभट्ट ने प्रस्तुत किया है। 3 जन्मों की कथा को अगर हम देखें तो सबसे पहले चंद्रापीड़ सबसे पहले चंद्रमा होता है, उसके बाद वह चंद्रापीड़ होता है और उसके पास राजा सुद्रप। इस तरह से चंद्रापीड़ के 3 जन्मों की कथा इस एक ही कथा संग्रह में सम्मिलित है। दूसरा जो हमारा उपनायक है वैशंपायन, वह सबसे पहले पुंडरीक का जन्म, फिर पुंडरीक के बाद वैशंपायन और वैशंपायन सुख यानी तोता बनता है। इस प्रकार से यह कथा पुनर्जन्म की भारतीय अवधारणा का सुंदर और अद्भुत चित्रण प्रस्तुत करती है। प्रतियोगी परीक्षा में भी इन तीनों जन्मों के संदर्भ में पूछा जाता है तो सबसे पहले चंद्रापीड़ चंद्रमा होता है, फिर चंद्रापीड़ बनता है, फिर राजा सुद्रप के रूप में इसका वर्णन कादम्बरी में सम्मिलित है। वैशंपायन भी पुंडरीक, वैशंपायन और तोता, इस तरह से इन 3 जन्मों की कथा का अद्भुत समन्वय कवि ने प्रस्तुत किया है। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि ये 3 जन्मों की कथा सिर्फ इस कथा के प्रमुख नायक हमारे जो हैं चंद्रापीड़, इनकी और उपनायक वैशंपायन, इन तीनों का ही 3 जन्मों की कथा इसमें संकलित की गई है। प्रमुख पात्र पर दृष्टिपात करते हैं तो इस कथा का जो प्रमुख जो नायक है वह है चंद्रापीड़, जो उज्जैनी के राजा तारापीड़ का पुत्र तथा कादम्बरी का प्रेमी है। दूसरा पात्र जो नायिका है हमारी कादम्बरी, जो गंधर्व कन्या है एवं इस ग्रंथ की मुख्य नायिका है। वैशंपायन जो उपनायक है वो चंद्रापीड़ का परम मित्र है। माँ श्वेता जो उपनायिका है और पुंडरीक की प्रेयसी तथा कथा की महत्वपूर्ण पात्र है। सुकनास राजा तारापीड़ के मंत्री एवं महानीतिज्ञ। सुकनासोपदेश का सामान्य परिचय को देखते हैं। सुकनासोपदेश कादम्बरी के पूर्वार्ध का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध अंश है। जब चंद्रापीड़ युवराज के रूप में राज्याभिषेक के लिए तैयार होता है तब मंत्री सुकनास उसे आदर्श शासन, नीति, नैतिकता और व्यावहारिक जीवन से संबंधित अनेक शिक्षाएं प्रदान करते हैं। सुकनासोपदेश का उद्देश्य यानी सुकनासोपदेश को कादम्बरी में सम्मिलित करने के जो उद्देश्य है उस पर दृष्टिपात करें तो पहला उद्देश्य है आदर्श राजा का निर्माण करना, यानी राज्य को संचालित करने में सारा भार राजा के ऊपर होता है और राजा अगर आदर्श होगा तो निश्चित रूप से प्रजा सुखी रहेगी। तो सुकनासोपदेश का प्रमुख उद्देश्य पहला आदर्श राजा का निर्माण करना, दूसरा प्रजा के हित की भावना विकसित करना, तीसरा उद्देश्य शासन में न्याय एवं नैतिकता की स्थापना करना, चौथा आत्मसंयम और सदाचार की शिक्षा देना, पांचवा राज्य धर्म का विरोध कराना। सुकनासोपदेश की प्रमुख शिक्षाएं, पहली शिक्षा है राजा को इंद्र विजयी होना चाहिए, यानी राजा को जितेंद्रिय होना चाहिए। दूसरी विशेषता है क्रोध, लोभ एवं अहंकार से हमेशा दूर रहना चाहिए। तीसरी शिक्षा दुष्ट व्यक्तियों की संगति नहीं करनी चाहिए। चौथी विशेषता विद्वानों एवं सज्जनों का सदा सम्मान करना चाहिए। पांचवी प्रजा को अपनी संतान समझना चाहिए। और छठी विशेषता है राज्य के प्रत्येक कार्य में न्याय एवं निष्पक्षता रखनी चाहिए। आदर्श राजा के गुण, एक आदर्श राजा में क्या क्या गुण हैं जो सुकनासोपदेश में माँ कवि बाणभट्ट ने उल्लेखित किए उन्हें देखते हैं। पहला गुण, राजा को सत्यनिष्ठ होना चाहिए, इसमें न्यायप्रिय हो, दयालु हो, प्रजावत्सल हो, विनयशीलता रखे, धैर्यवान हो, दूरदर्शी हो, कर्तव्यनिष्ठ।
के अनुसार इन्हीं गुणों से युक्त राजा राज्य को समृद्ध एवं सुखी बना सकता है। सुखनासो उपदेश का राजनीतिक महत्व। यह उपदेश केवल चंद्रापीड़ के लिए नहीं बल्कि प्रत्येक शासक के लिए मार्गदर्शक है। इसमें प्रशासन, सुशासन, योग्य मंत्रियों के चयन, शत्रु नीति, न्याय व्यवस्था तथा राज्य की सुरक्षा संबंधी अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। महाकवि बाणभट्ट ने इस कथा के माध्यम से न केवल चंद्रापीड़ को बल्कि हर एक राज्य के राजा को, यहाँ तक कि इस वर्तमान समय में भी महाकवि बाणभट्ट के द्वारा जो शासन व्यवस्था संचालन के लिए जिन नीति संबंधी तत्वों को प्रस्तुत किया गया है वे अत्यंत ही रोमांचकारी और उपयोगी प्रतीत होते हैं। सुखनासोपदेश का नैतिक एवं शैक्षिक महत्व। पहला है चरित्र निर्माण की प्रेरणा प्रदान करता है। दूसरा है आत्मसंयम एवं सदाचार का संदेश देता है। तीसरा नेतृत्व क्षमता का विकास करता है। चौथा विद्यार्थियों एवं प्रशासकों के लिए समान रूप से उपयोगी है। और पांचवी इसका महत्व है शैक्षिक जगत और नैतिकता में वर्तमान समय में भी इसकी शिक्षाएं प्रासंगिक है। यानी सुखनासोपदेश में जो सुखनास ने चंद्रापीड़ को जो उपदेश दिया है वो सारी नैतिक और शैक्षिक समय और उपलब्ध जो शिक्षाएं हैं आज के समय में भी बड़ी ही प्रासंगिक है। कादम्बरी में जो प्रमुख अलंकार हैं उनमें पहले अलंकार है विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है, फिर श्लेष अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है, फिर परिसंख्या अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है, उपमा अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है, रूपक अलंकार की प्रस्तुति कवि ने बड़े ही रोचक और ध्यान से की है। साहित्यिक विशेषताएं। अलंकृत एवं परिष्कृत भाषा का प्रयोग कवि ने इसमें किया है। भावपूर्ण एवं काव्यात्मक गद्य इस सुखनासोपदेश की प्रमुख साहित्यिक विशेषता है। प्रकृति चित्रण की अद्भुत क्षमता कवि ने कादम्बरी में प्रस्तुत की है। मनोवैज्ञानिक चरित्र चित्रण भी कवि की एक अद्भुत विशेषता इस कथा में मिलती है। और श्रृंगार रस की प्रधानता का कवि ने बड़े ही रोमांच और आकर्षक रूप से इस रस को बड़ा ही रोचक ढंग से कवि ने इस कथा में प्रस्तुत किया है। कल्पना एवं वर्णन की उत्कृष्टता में कवि ने बड़ी ही कल्पनाशीलता को लेकर दर्शक गणों को रोमांचकारी भावों का अनुभव इस कथा में कवि ने करवाया है। परीक्षा की दृष्टि से अगर महत्वपूर्ण तथ्य पर दृष्टिपात करें तो सबसे पहले इसके जो लेखक है कादम्बरी के महाकवि बाणभट्ट माने जाते हैं। उपजीव्य यानी जो कादम्बरी है उसकी जो घटना वस्तु है वह गुणाटी की वृत्त कथा पर आधारित है। प्रधान रस श्रृंगार रस इसमें है। रीति पांचाली रीति का प्रयोग इसमें किया गया है। और उपाधि महाकवि बाणभट्ट को तुरंग बाण की उपाधि संस्कृत साहित्य में प्रदान की जाती है। सुखनासोपदेश कहाँ संकलित है तो सुखनासोपदेश कादम्बरी के पूर्वार्ध में संकलित है। इस तरह से ये कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। उपसंहार में कादम्बरी संस्कृत साहित्य का एक अनुपम गद्य काव्य है जिसमें प्रेम, पुनर्जन्म, आदर्श मित्रता तथा नीति का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। सुखनासोपदेश के माध्यम से बाणभट्ट ने आदर्श शासन, नैतिक जीवन और चरित्र निर्माण का जो संदेश दिया है वह आज भी उतना ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। धन्यवाद।